स्वागत है आपका भारत के प्राचीन इतिहास के इस सफ़र में। भारत का प्राचीन इतिहास हिंदुस्तान में होने वाले हर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, ये प्राचीन इतिहास या एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है, आज हम इसमें जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे हम गुप्त साम्राज्य के बारे में, गुप्ता एम्पायर के बारे में। ठीक है, गुप्ता एम्पायर का जो पीरियड था उसे हम गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन एज ऑफ इंडिया। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक कारण ये भी था कि इस दौरान सबसे ज़्यादा गोल्ड के सिक्के या चांदी के सिक्के लॉन्च हुए थे, मतलब जो राजाओं ने चलन में चलाए थे ताकि वो व्यापार को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं गुप्त साम्राज्य की। गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक थे उनका नाम था श्रीगुप्त। गुप्त श्रीगुप्त गुप्त साम्राज्य के संस्थापक जो थे इनका नाम था श्रीगुप्त। ठीक है, ये तीसरी शताब्दी के अंत में इनकी शुरुआत हो गई थी। हम ये मान के चलते हैं लगभग 280 ईसा में इनकी शुरुआत हो गई थी। ठीक है, इनकी शुरुआत कहाँ हुई थी? प्रयाग, यानी कि आज के इलाहाबाद के पास कौशाम्बी एक जगह है वहाँ पे। ठीक है, प्रयाग के पास एक जगह है कौशाम्बी, वहाँ पे इनकी शुरुआत हुई थी। और इस राजवंश का काल 280 ईस्वी से लेके 550 ईस्वी तक रहा। ठीक है, 280 ईस्वी से लेके 550 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। अच्छा दोस्तों, एक शब्द होता है सामंत या जमींदार। ठीक है, उस जमाने में जो राजा के जो राज्य होता था बहुत दूर दूर तक होता था, तो वो लोग क्या करते थे, छोटे छोटे सामंत बना दिया करते थे। ये सामंत अपने अपने क्षेत्र के राजाओं की तरह होते थे। ठीक है, तो ये सामंत अपने क्षेत्र के राजाओं की तरह होते थे। इन्हीं सामंतों में से एक थे श्रीगुप्त। ठीक है, तो श्रीगुप्त के समय में ये जो महाराज की उपाधि दी जाती थी ये सामंतों को ही दी जाती थी। ठीक है, जो महाराज की उपाधि दी जाती थी ये सामंतों को ही दी जाती थी। श्रीगुप्त जो थे इन्होंने हिंदू धर्म के अनुसार राज किया था। हिंदू धर्म के अनुसार राज किया था और साथ ही साथ बौद्ध और जैन धर्मों का भी सम्मान करते थे। ठीक है, इससे हमें ज्ञात होता है कि श्रीगुप्त जो है वो महाराज की उपाधि थी इनके पास, और जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि श्रीगुप्त जो है वो किसी के अधीन शासक थे, किसी के अधीन थे जब वो शासक थे। ठीक है, घटोत्कच गुप्त साम्राज्य के अगले राजा। ठीक है, ये श्रीगुप्त जी के पुत्र थे। ठीक, इन्होंने अपने जो सामंत थे, जिस क्षेत्र के ये सामंत थे श्रीगुप्त, इन्होंने उस क्षेत्र को आज़ाद कराया और स्वतंत्र करा के एक स्वतंत्र राजा बन गए। ठीक है, ये एक स्वतंत्र राजा बन गए। ये श्रीगुप्त के पुत्र थे, गद्दी में बैठे। इन्होंने सामंत जो भी राजा सामंत का राज्य क्षेत्र था उस क्षेत्र को कवर करके इन्होंने अपने राज्य को स्वतंत्र बनाया। फिर इनके पुत्र चंद्रगुप्त आए। चंद्रगुप्त प्रथम के नाम से हम उनको जानते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, इनका कार्यकाल 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक रहा। ये अपने राज्य के सबसे पहले शक्तिशाली राजा थे, अपने साम्राज्य के सबसे पहले शक्तिशाली राजा हुए। इनको गुप्त राजवंश का सच्चा संस्थापक माना जाता है। इनको गुप्त राजवंश का सच्चा संस्थापक माना जाता है। ये अपने पिता जो है घटोत्कच के बाद बैठे थे राजगद्दी पे। इन्होंने महाराज अधिराज का उपाधि धारण कर ली। किसकी? महाराज अधिराज की। ठीक है, महाराज अधिराज मतलब बड़े राजा। ठीक है, इनका राज्य आज के बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल तक फैल गया था, यानी कि इन्होंने आसपास के क्षेत्र को भी अपने राज्य में मिलाना शुरू कर दिया था। इन्होंने लिच्छवियों की बेटी, जो कि अब नेपाल में है, का समर्थन किया, लिच्छवियों का समर्थन किया और सहयोग पाने के लिए राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह कर लिया। लिच्छवियों के समर्थन से क्या हुआ, ये जो इनका क्षेत्र था लिच्छवियों नेपाल तक फैल गया, लिच्छवियों तक फैल गया। ठीक है, इस विवाह का जो विवरण है वो कहाँ मिलता है? हमें संस्कृत नाटक में मिलता है, जिसको हम कहते हैं कमोदी महोत्सव। क्या कहते हैं? कमोदी महोत्सव। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमोदी महोत्सव से हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यह विवाह एक राजनीतिक समझौता था। ये एक राजनीतिक समझौता था जो बहुत सफल रहा। ठीक है, सफल कैसे रहा? इसके परिणाम स्वरूप लिच्छवियों का राज्य भी चंद्रगुप्त के अधीन हो गया। इसके परिणाम स्वरूप लिच्छवियों का राज्य भी चंद्रगुप्त के अधीन हो गया। चंद्रगुप्त ने कुछ इस तरह के सिक्के चलाए थे, लेकिन ये चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के हैं। जो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए थे उसकी कहीं मुझे फोटो नहीं मिली, मैं ज़रूर लगाता।
सिक्के इसी तरह का थे, बस इसमें जो आकृति थी वो चंद्रगुप्त ने अपनी और अपनी पत्नी की लगवाई थी। तो चंद्रगुप्त ने जो सिक्के चलाए थे उसमें चंद्रगुप्त और कुमार देवी का चित्र अंकित थे। ठीक है, इस तरह से ही जैसे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के चित्र है, इसी तरह से कुमार देवी और चंद्रगुप्त के चित्र अंकित थे उसमें। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने अपने राज्य को राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से परिपूर्ण बनाया। और जब इनका राज्य विस्तारित होता चला गया तो इन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है, फिर से ये पाटलिपुत्र के पास आ गया, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लिया। पाटलिपुत्र उस समय बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण जगह थी जहाँ पे कृषि हो सकती थी, यानी कि व्यापार के बहुत ज़्यादा आयाम थे वहाँ पे व्यापार बहुत ज़्यादा इजीली हो सकता था, इसीलिए सब लोग उसको पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बनाते थे। इन्होंने इस काल में गुप्त संवत जो कि हिंदू कैलेंडर में हम लोग देखते हैं, हिंदू कैलेंडर में बहुत चलता है गुप्त संवत, तो इसकी रचना की थी, स्थापना की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम के जो पुत्र थे समुद्रगुप्त, ये फिर राजा बने उनके शासनकाल के बाद, और इन्होंने काफ़ी लंबा शासन किया। 335 ईस्वी से लेकर 380 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। ये सबसे शक्तिशाली राजा कहलाए, सबसे शक्तिशाली राजा कहलाए उस दौर के। ठीक है बच्चों, राइटिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, माउस से लिखता हूं तो। ये सबसे शक्तिशाली राजा कहलाए गुप्त साम्राज्य के। इनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम थे और इनकी माता जी का नाम कुमार देवी था, जो लिच्छवियों की थी। क्योंकि ये इनकी माता का नाम कुमार देवी था और वो लिच्छवी राज्य से थी, तो इनको समुद्रगुप्त जी को लिच्छवी दौहित्र कहलाना बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, इसका हमें प्रमाण कहाँ से मिलता है? इसका प्रमाण मिलता है हमें प्रयाग प्रतिष्ठी से। कहाँ से? प्रयाग प्रतिष्ठी से। प्रयाग प्रतिष्ठी से हमें इसका प्रमाण मिलता है। इन्होंने भी महाराज अधिराज की उपाधि को अपना के रखा। इन्होंने भी महाराज अधिराज की उपाधि को अपना के रखा था। ठीक है, इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और ये कौन कहते थे? विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ ने इनको उपाधि दी भारत का नेपोलियन। और क्यों दी? क्योंकि इनकी जो सेना की आक्रमण नीति थी वो बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत सारे राज्य जीते थे। ठीक है, इनका सबसे महत्वपूर्ण अभियान दक्षिण की तरफ रहा। इनका सबसे महत्वपूर्ण अभियान दक्षिण की तरफ रहा, जिसे हम कहते हैं दक्षिणापथ। ठीक है, इसमें इनके 12 राज्यों पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, 12 राज्यों पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है। ईरान अभिलेख से हमें मालूम पड़ता है कि इनकी पत्नी का नाम दत्त देवी था। ईरान अभिलेख से हमें मालूम पड़ता है कि इनकी पत्नी का नाम दत्त देवी था। समुद्रगुप्त जी जो थे ये भगवान विष्णु के उपासक थे। किसके उपासक थे? भगवान विष्णु जी के उपासक थे। ये बहुत ही अच्छे कवि भी थे और संगीतज्ञ भी थे। ये बहुत अच्छे कवि थे और संगीतज्ञ थे। ठीक है, इन्होंने जो सिक्के जारी किए थे उसमें गरुड़ स्तंभ था। गरुड़ स्तंभ, यहां से ये ज्ञात होता था हमें, यहीं से ये प्रमाणित होता है कि ये भगवान विष्णु जी के उपासक थे, यानी कि हिंदू धर्म को बहुत अच्छे से मानते थे। ठीक है, इनकी राज्यसभा में 2 बौद्ध विद्वान भी रहते थे। मतलब ये तो हिंदू धर्म को मानते थे, समुद्रगुप्त जो है वो हिंदू धर्म को मानते थे, लेकिन इनकी राज्यसभा में 2 बौद्ध विद्वान भी रहते थे, जिनके नाम है असंग और वसुबंधु। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, असंग और वसुबंधु जो हैं वो इन्हीं की राज्यसभा में बौद्ध विद्वान थे। ठीक है, इनको कविराज की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। इनको कविराज की उपाधि भी प्राप्त थी। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छे कवि थे और संगीतज्ञ थे। ठीक है, चाइनीज विद्वानों की माने तो श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने, किसने? मेघवर्मन ने इनकी अनुमति से ही बोध गया में एक बौद्ध विहार बनाया था। मतलब ये थे तो हिंदू राजा, पर बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का पूरी तरह से खंडन इन्होंने नहीं किया था। ये मानते थे और अपनी प्रजा में रहने वाले उनके अनुयायियों को ये बहुत सभ्यता से रखते थे। इन्होंने 7 प्रकार के सिक्के चलाए। कितने? 7 प्रकार के सिक्के चलाए, जो अश्वमेध यज्ञ के सिक्के कहलाए। कौन से सिक्के कहलाए? अश्वमेध यज्ञ के। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ कराने के बाद उन्होंने अपनी जीत के तौर पे ये सिक्के चलाए थे। कितने प्रकार के थे? 7 प्रकार के सिक्के थे।
ठीक है। समुद्रगुप्त के बाद जो उनके पुत्र हुए रामगुप्त, ये राजा बने। ठीक है। समुद्रगुप्त के दो बेटे थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक, ये रामगुप्त, ये समुद्रगुप्त के दो बेटे थे। रामगुप्त जो थे वो कमजोर थे, रामगुप्त कमजोर और निर्बल थे। ठीक है, तो राजा तो बन गए, समुद्रगुप्त के देहांत के बाद ये राजा तो बन गए, उन्होंने राज्य तो संभाल लिया, लेकिन चूंकि ये बहुत निर्बल थे, कायर थे, तो शकों ने आक्रमण कर दिया। किसने आक्रमण कर दिया? शकों ने। शक, जो शक वंश था उसने आक्रमण कर दिया और इनको पराजित कर दिया, इनको पराजित कर दिया। और इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए एक अत्यंत अपमानजनक संधि कर डाली। और क्या थी वो संधि? वो संधि ये थी कि इन्होंने अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को, जिसमें जिनका नाम कुछ उल्लेखों में ध्रुव देवी भी मिलता है, उनको शकराज के हाथों भेंट दे दिया, उनको शकराज को भेंट दे दिया। बच्चों ये वो सिक्के हैं जो चंद्रगुप्त के टाइम पे चलते थे या गुप्त साम्राज्य में चलते थे। ठीक है, तो इन्होंने भेंट दे दिया। ये इस बात का पता लगा चंद्रगुप्त द्वितीय को। जब चंद्रगुप्त द्वितीय को इस बात का पता लगा, उन्होंने शकों को परास्त कर दिया और ध्रुव देवी को वापस ले आए। जब उनको वापस ले आए तो इस बात से रामगुप्त और उनके राज्य की बहुत निंदा होने लगी। उस निंदा से बचने के लिए समुद्रगुप्त ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और राज्य के शासक बन गए। ठीक है, जब राज्य के शासक बन गए तो इनका कार्यकाल शुरू हो गया और इनका कार्यकाल चला 380 से 412 ईस्वी तक। कुछ उल्लेख बताते हैं कि 415 ईस्वी तक चला, पर ठीक है 412 ही मान के चलते हैं, क्योंकि इतने बड़े काल में साल, 2 साल, 5 साल, 100 साल कोई मायने नहीं रखते हैं। ठीक है, जब ये राजा बन गए तो इनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाने लगा। इनकी उपाधि मिली, विक्रमादित्य की उपाधि मिल गई इनको। ठीक है, इन्होंने अपने बड़े भाई रामगुप्त की पत्नी, जिनको ये बचा के लेके आए थे शकों से, ध्रुव देवी के को ही अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, उनके साथ विवाह कर लिया। ठीक है, तो इनकी दो पत्नियां हो गई, पहली एक ध्रुव देवी और दूसरी कुबेर नागा। ठीक है, चंद्रगुप्त और कुबेर नागा की जो पुत्री थी, चंद्रगुप्त और कुबेर नागा, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुबेर नागा की जो पुत्री थी प्रभावती, इनका विवाह हो गया। इनका विवाह कहाँ तय किया? वाकाट राज्य के रुद्रसेन से। कैसे? वाकाट राज्य के रुद्रसेन से इनका विवाह करवा दिया। इससे चंद्रगुप्त द्वितीय को वाकाटों का सहारा मिल गया और इन्हीं वाकाटों के सहारे के अनुसार इन्होंने गुजरात और कठियावाड़ पे अपने विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, अब जो इनके पुत्र थे, चंद्रगुप्त के पुत्र थे, उनका विवाह इन्होंने कुंतल में करवा दिया, यानी कर्नाटक की राजकुमारी से करवा दिया, जो कदम वंश में हो गए, जो कदम वंश की थी। ठीक है, इनका विवाह कदम वंश में हो गया, इससे कर्नाटक पर भी इनका राज हो गया। तो इनकी राज्य की सीमाएं उत्तर पश्चिमी भारत से लेके बंगाल, बंगाल से लेके अरब सागर तक फैल गई, कुछ हिस्सा दक्षिण का भी आ गया कर्नाटक तक। इन्होंने उज्जैन को अपनी राजधानी बना लिया। इन्होंने क्या किया? सेंटर में उज्जैन को अपनी राजधानी बना लिया। इन्होंने ही सबसे अधिक मात्रा में सिक्के निकाले, जिससे व्यापार बहुत अच्छा चल सके। इन्होंने सबसे अधिक मात्रा में सिक्के निकाले और कई तरह के सिक्के निकाले, जैसे कि सोने के सिक्के निकाले, चांदी के सिक्के निकाले और तांबे के सिक्के निकाले। चांदी के सिक्के इन्होंने शक साम्राज्य को हराने के उपलक्ष्य में निकाले थे। किस उपलक्ष्य में? चांदी के सिक्के इन्होंने निकाले शक साम्राज्य, जो कि उत्तर भारत का साम्राज्य था, उसको हराने के उपलक्ष्य में निकाले। ठीक है, और सोने के सिक्के इन्होंने निकाले थे अश्वमेध यज्ञ के लिए। ठीक है, चंद्रगुप्त के काल में, चंद्रगुप्त के राज में 9 रत्न रहते थे। इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 9 रत्न रहते थे। आज हम इन 9 रत्नों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले कालिदास। ठीक है, कालिदास जी के बारे में हम सबने सुना है। इन्होंने क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम लिखा, एक लेख अभिज्ञान शकुंतलम लिखा। मालविकी की गिनिमित्रम लिखा, मालविकी गिनिमित्रम लिखा और विक्रमोवर्षियम लिखा। क्या लिखा? विक्रमोवर्षियम। विक्रमोवर्षियम का मतलब हुआ विक्रमादित्य के बारे में लिखा। ठीक है, दूसरे नवरत्नों में दूसरे थे अमर सिंह। अमर सिंह क्या था? इन्होंने अमरकोश लिखा। क्या लिखा? अमरकोश। ये संस्कृत में एक काव्य है जिसमें 10,000 शब्द हैं। ये संस्कृत में एक काव्य है जिसमें 10,000 शब्द हैं। फिर उन्होंने वराह मिहिर, तीसरे नवरत्न थे वराह मिहिर। ये एक गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, खगोलज्ञ थे। ये आर्यभट्ट के साथ काम किया करते थे।
आर्यभट्ट। ठीक है, ये आर्यभट्ट के साथ काम किया करते थे। इन्होंने जो भी लिखे वो गणित के हिसाब से ग्रंथ लिखे। किसके हिसाब से? गणित के हिसाब से। और गणित ज्योतिषी को आगे बढ़ाया, ठीक है, और ग्रहों की दशा को बताया। तो इन्होंने जो ग्रंथ लिखे वो पंच सिद्धांतिका लिखे, पंच सिद्धांतिका और बृहद जातक और बृहद संहिता। बृहद जातक, बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका, ये 3 इन्होंने ग्रंथ लिखे, जिसमें इन्होंने ग्रहों की दशा के बारे में बताया और जिसमें इन्होंने जो न्यूमेरोलॉजी के बारे में, यानी कि नंबरों के शास्त्र के बारे में बताया, गणित के बारे में बताया, त्रिकोणमिति के बारे में बताया। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने इसी ग्रंथ में बताया था। धन्वंतरी, ये मुख्य चिकित्सक से, इनके बारे में कहा जाता है कि पुराणों के अनुसार ये आयुर्वेद रचयिता थे। कुछ पुराण तो ये तक कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस टाइम पे ये समुद्र मंथन से निकले थे और तब से लेके आज तक ये मतलब जब तक ये इनके बारे में मिलता है तब तक ये इलाज करते रहे। ठीक है, इनको हम आयुर्वेद का ज्ञाता भी मान सकते हैं, रचयिता भी मान सकते हैं, भगवान भी मान सकते हैं। ठीक है, खट खप्पर, ये मूर्तिकला और वास्तुशास्त्र के विशेषज्ञ थे। ये मूर्तिकला और वास्तुशास्त्र के विशेषज्ञ थे। ठीक है, एक फिर हुए शंकु। शंकु ने, इन्होंने शिल्प शास्त्र लिखा। क्या लिखा? शिल्प शास्त्र लिखा। फिर हुए शपणक। शपणक जो है ज्योतिष शास्त्र के थे, नवरत्न थे, ज्योतिष शास्त्र के रत्न थे। वररुचि, वररुचि में संस्कृत व्याकरण। ठीक है, और वेताल भट्ट। वेताल भट्ट जादूगर थे जिन्होंने काला जादू वगैरह भी ईजाद किया। ठीक है, इन्होंने काला जादू वगैरह भी ईजाद किया, तो ये वेताल भट्ट हो गए। ठीक है, इनके अलावा भी कुछ रत्न थे इनके पास, जैसे कि आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को इन्होंने 9 रत्नों में इसलिए नहीं गिना क्योंकि वो इनकी सभा में नहीं रहते थे, वो अपने काम में मशगूल रहते थे। इनके जो भी सभा के काम थे वो जो अभी हमने पढ़ा वारमिहिर, ये सारे काम किया करते थे। ठीक है, तो आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट वो थे जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया, जिन्होंने दशमलव का आविष्कार किया। दशमलव का, इन्होंने दशमलव का आविष्कार किया, जिसको इंग्लिश में डेसिमल भी कहते हैं। ठीक है, दशमलव का आविष्कार किया। आर्यभट्ट और वारमिहिर के समय में ग्रहों और नक्षत्रों की दूरी और गति का भी पता लगा। ठीक है, इन्होंने गणित के हिसाब से ग्रह नक्षत्रों की दूरी और गति का भी पता लगाया। आर्यभट्ट और वारमिहिर थे जिन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है और सारे ग्रह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उनकी स्पीड के बारे में, उनकी क्या गति है उसके बारे में भी इन्होंने ही बताया। ठीक है, एक और रत्न थे इनके यहाँ पे जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त। जिनका नाम क्या था? ब्रह्मगुप्त, जो आर्यभट्ट की तरह ही भार का काम करते थे, जिन्होंने क्या लिखा? ब्रह्म सिद्धांत लिखा। क्या लिखा? ब्रह्म सिद्धांत, जिसको बाद में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नाम देकर अपने थ्योरीज में जोड़ लिया। ग्रेविटेशनल फोर्स आज की डेट में हम उनका पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसकी जो खोज थी वो किसने की थी? ब्रह्मगुप्त ने। और बहुत साल पहले, न्यूटन जी के आने से काफ़ी साल पहले इस चीज़ की खोज कर दी थी। किसने? ब्रह्मगुप्त ने, ब्रह्म सिद्धांत में। ये चंद्रगुप्त जी के जब सिक्के थे जितने भी, उसमें इनके नाम अंकित रहता था। ये चंद्र, ये च, ये द्र, ये गुप्त, ये, ठीक है, ये इनका नाम था। चंद्रगुप्त जी का नाम अंकित रहता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमें कहाँ से पता लगा? सांची शिलालेख से। ये सांची शिलालेख की एक छोटी सी फोटो है। ठीक है, इसके बाद आए कुमारगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के और ध्रुवदेवी के पुत्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुवदेवी के पुत्र थे। ध्रुवदेवी अभी मैंने आपको बताया था, इनके बड़े भाई, चंद्रगुप्त के बड़े भाई रामगुप्त की पत्नी थी, जो जिनको चंद्रगुप्त ने बाद में अपनी पत्नी बना लिया था। इनके छोटे भाई का नाम गोविंदगुप्त था। ठीक है, कुमारगुप्त के छोटे भाई का नाम क्या था? गोविंदगुप्त, जिनको क्या दिया था? बसाठ वैशाली का राज्यपाल बना दिया था। वैशाली का राज्यपाल बना दिया था। इनका शासनकाल 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक चला। कुछ शास्त्र वही ऑब्वियस है 412 बताते हैं, लेकिन आप 415 से 455 के बीच का मार्क लेके चलिए। ठीक है, कुमारगुप्त ने अनेक उपाधियां धारण की, जिसमें शंकरादित्य और महेंद्रादित्य विख्यात हैं। ठीक है, जिसमें शंकरादित्य और महेंद्रादित्य विख्यात हैं।
ये हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार राज करते थे और इनके साम्राज्य में कहा जाता है कि प्रजा सुख और शांति का प्रतीक था। इनका साम्राज्य प्रजा के लिए सुख और शांति का प्रतीक था। ये कहाँ मिला हमें? ये मिलरक्त अभिलेख में मिला। कहाँ मिला? मिलरक्त अभिलेख में मिला। ठीक है। इन्होंने मयूर की आकृति वाले रजत मुद्राएं चलाई, जिससे ये ज्ञात होता है कि ये भगवान कार्तिकेय को पूजते थे। भगवान कार्तिकेय भगवान शिव जी के पुत्र हैं और इनका वाहन है मयूर। तो इससे हमें ये ज्ञात होता है कि ये भगवान कार्तिकेय को पूजते थे। कुमारगुप्त प्रथम जो है भगवान कार्तिकेय को पूजते थे। ठीक है। और इन्होंने भी अपने दादाजी यानी समुद्रगुप्त की तरह अश्वमेध यज्ञ किए। ठीक है। और उसके बाद उसके सिक्के जारी किए। इन्हीं के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय बना था। नालंदा विश्वविद्यालय जो बच्चे आप सब लोग जानते हो, पहले इसको नालंदा महाविहार के नाम से जाना जाता था। ठीक है। कुमारगुप्त के समय में ही मध्य एशिया से आए हुनों ने आक्रमण कर दिया। कुमारगुप्त के टाइम पे ही मध्य एशिया से आए हुनों ने आक्रमण कर दिया। हुनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी आप ये जान लीजिए ये एक जाति है, कबीला है। ठीक है। ये एक जाति है जो खाना बदोश टाइप की है। अब खाना बदोश क्या होता है? खाना बदोश जो खाने के लिए यहाँ से वहाँ भटकते हैं। ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा था अपने पाषाण काल में, ये उस तरह की कुछ कबीले हैं जो जैसे पाषाण काल में थे, जो खाना इकट्ठा करते थे और शिकार पे भरोसा करते थे। ये उसी तरह का कुछ कबीला है, खाना बदोश टाइप का। यहाँ से वहाँ खाना इकट्ठा करते घूमते रहते थे। कृषि वृषि के बारे में ये ज़्यादा करते नहीं थे। ठीक है। तो हुनों के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, इस युद्ध का जो संचालन हुआ, हुनों के साथ जो युद्ध हुआ, उसका संचालन किसने किया? कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त ने। किसने किया? स्कंदगुप्त ने किया। ठीक है। और इस युद्ध में स्कंदगुप्त ने हुनों को हरा दिया और विजय स्कंदगुप्त के हाथ आई। जैसे ही ये विजय हाथ आई, उसके बाद स्कंदगुप्त जो है वो बड़े राजा के रूप में विख्यात होने लगे। और इस युद्ध की जो जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है? भीतरी अभिलेख से मिलती है। कहाँ से मिलती है? भीतरी अभिलेख से मिलती है। तो जब स्कंदगुप्त फेमस होने लगे, स्कंदगुप्त जो है विख्यात होने लगे, तो जब इनके पिता की मृत्यु हो गई, कुमारगुप्त के प्रथम की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद ये स्कंदगुप्त राजा बन गए। स्कंदगुप्त ने 12 वर्षों तक राज किया। चूंकि इन्होंने हुनों को हराया था, उस दौरान पहला अटैक हुआ था बाहर से, मतलब आक्रमण हुआ था बाहरी देशों का। तो स्कंदगुप्त के राजा बनने के बाद लगातार आक्रमण होते रहे। इन्होंने सबका सामना किया और सब पर विजय प्राप्त करी। इतिहासकारों के अनुसार इनके शासनकाल में प्रजा पूर्ण रूप से सुखी और समृद्ध थी। अपने पिता की तरह पूर्ण रूप से सुखी और समृद्ध थी। जूनागढ़ अभिलेख से यह भी पता लगता है कि इनके शासनकाल में भारी वर्षा हुई थी और उसी भारी वर्षा के कारण सुदर्शन झील का बांध टूट गया था। ठीक है। सुदर्शन झील कौन सी है? जो मौर्य गुप्त ने बनवाई थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी। ठीक है। झील ये वही है झील है जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। स्कंदगुप्त ने 2 महीने में इसका पूरा पुनर्निर्माण करवाया। जो भी खर्चा आया सारा खर्चा करके इसका पुनर्निर्माण करवाया। और इस कार्य के लिए उन्होंने सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त को सौंपा। किसको सौंप दिया ये कार्य? सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त को। गवर्नर को हम यह सामंत मान सकते हैं। ठीक है। पर्णदत्त को सौंप दिया। उन्होंने विक्रमादित्य की, यानी कि स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि भी ले ली। ठीक है। इस वंश के आखिरी शक्तिशाली राजा स्कंदगुप्त ही थे। इसके बाद गुप्त वंश का पतन होना शुरू हो गया। चलो देखते हैं स्कंदगुप्त के बाद कौन कौन से राजा रहे। ठीक है। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त वंश की वंशावली, इसमें पुरुगुप्त रहे। ठीक। कुमारगुप्त द्वितीय रहे, फिर बुद्धगुप्त रहे, नरसिंहगुप्त रहे, कुमारगुप्त तृतीय रहे और विष्णुगुप्त रहे। विष्णुगुप्त जो है जो वो इनके अंतिम राजा रहे। और स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात सिर्फ 100 वर्षों में ही इस वंश का विनाश हो गया। सिर्फ 100 वर्षों से कम में ही इस वंश का विनाश हो गया। चलिए जानते हैं गुप्त काल में, जो गुप्त काल था वो इतना सफल काल कैसे रहा, कैसे इनके प्रमुख अधिकारी कौन कौन से होते थे। प्रशासन के हिसाब से ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये भी इनके प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो प्रदेश को चलाने में इनकी मदद करते थे। तो सबसे पहले आते हैं कुमार अमात्य। कौन आते हैं? कुमार अमात्य, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, महादंड नायक न्यायाधीश, महासंधि विग्रहिक युद्ध एवं शांति संधि का
अधिकारी, जो युद्ध और जितनी भी संधियां होती हैं उनका लेखा जोखा रखते हैं। महाबली अधिकृत सेनापति होते थे। महाअक्षपटलिक लेखा जोखा रखने वाले अकाउंट्स के विभाग के सर्वोच्च अधिकारी होते थे। प्रतिहार राजमहल के अंदरूनी क्षेत्र के रक्षक होते थे। महाप्रतिहार संपूर्ण राजमहल के रक्षक होते थे। भाट पुलिस अधिकारी होते थे। पुस्तपाल राजकीय दस्तावेजों के रक्षक होते थे। सार्थवाह व्यापारियों के निगम या समिति के मुखिया होते थे। प्रथम कांस्त प्रथम लिपिक लिखने वाले क्लर्क होते थे, ये जो सबसे पहले जो लिखावट का सारा काम यही करते थे। भंडार गृहाधिकृत राजकोष के अधिकारी होते थे। दंडपाशिक ये पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। विनय स्थिति स्थापक ये धर्म संबंधी सारे काम करते थे और ये चेक करते थे कि नैतिक आचरण हो रहा है या नहीं हो रहा है और शिक्षा कैसी चल रही है राज्य में। महापिल्लती ये गज सेना के प्रधान थे। गज सेना मतलब हाथी की सेना। रणभंडारिक ये सेना के जितने भी हथियार वगैरह की सामग्री होती थी, रसद सामग्री, उसको प्रोवाइड कराने का काम करते थे, उसके अधिकारी थे। चार्ट साधारण सैनिक हैं। भट्टअश्वती घुड़सवार सेना का प्रधान अधिकारी, ये कौन है? घुड़सवार सेना के प्रधान अधिकारी हैं। नगर श्रेष्ठी ये नगर के प्रधान सेठ हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये गुप्तकाल जो है, गुप्तकाल के अधिकारी हैं जो शासन में राजा की मदद किया करते थे और राजा को जीतने में, आगे बढ़ने में और व्यापार को चलाने में सबसे ज़्यादा सहायक हुआ करते थे। तो दोस्तों ये था गुप्तकाल। गुप्तकाल के खत्म होने के बाद गुप्तोत्तर काल आता है। गुप्तोत्तर काल में बहुत से राजा बने, छोटे छोटे अलग अलग प्रदेश बने, कोई भी लेकिन गुप्त साम्राज्य की तरह बड़ा नहीं बन पाया जिसने पूरे भारत को एकजुट रखा हो। ऐसा कोई भी साम्राज्य गुप्तोत्तर काल में नहीं बनता दिखा। ठीक है, हमने अब तक मौर्य काल पढ़ा, वैदिक काल पढ़े, मौर्य काल पढ़ा, मौर्य काल का पतन पढ़ा, मौर्य काल के पतन के बाद अब फिर गुप्त साम्राज्य पढ़ा। अब गुप्त साम्राज्य का पतन हमने देख लिया कैसे होता है गुप्त साम्राज्य का। अब गुप्तोत्तर काल अब हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, अपने अगले लेक्चर में। तो थैंक यू, आप सबने मेरी वीडियो को बहुत सराहा है। कृपया अगर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक बांटें। जो भी मैं वीडियोस में पढ़ाता हूँ वो आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए काफ़ी है। अभी इसमें जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो अब हमारे समझ में आएगा कि हमने क्या क्या चीज़ें मिस करी हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो क्वेश्चंस के बेसिस पे हमें कवर करनी है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो क्वेश्चंस के बेसिस पे हमें कवर करनी है। ठीक है, तो उनको कवर करेंगे। जिस किसी ने अभी तक एकलव्य क्लासेस की इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है प्लीज़ कर लें। 15 जनवरी के बाद से इस पर नोट्स आना शुरू हो जाएंगे, एक भी नोट्स मिस ना करें। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स डलना शुरू हो जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स मिस ना करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें एकलव्य क्लासेस को। थैंक यू।